आदेश जारी करना, इस समय जारी करना, क्या उसके बिना कुछ काम रुके हुए थे क्या? क्या देश में कोई ऐसा काम था कि अगर ये नहीं होगा तो अगला कॉलेज का सेमेस्टर नहीं चल पाएगा, अगला बजट इतना उतावलापन क्यों है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 28 जनवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से वंदे मातरम को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया गया। उसमें कहा गया कि सभी 6 छंद गाने अनिवार्य होंगे और जहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत साथ में हो रहा है वहां पर राष्ट्रगीत पहले गाया जाएगा। इसकी जानकारी 11 फरवरी को सार्वजनिक तौर पर निकलकर सामने आती है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के खास तौर पर, कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है वो जानबूझकर लिया गया है, ऐसा दिख रहा है। क्या चल रहा है, केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। जी सर। सर, कहा यह जा रहा है कि अब वंदे मातरम तमाम मौकों पर गाया जाएगा, लेकिन एक खास समुदाय है जो इसका विरोध कर रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनावी तौर पर इसे लाया गया है और अभी लाने का क्या मकसद है, और इससे जो विरोध हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है? वो क्या ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है? क्या हो क्या रहा है आखिरकार इस वंदे मातरम को लेकर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप वंदे मातरम जो गायन है उसको अगर देखें तो वो आजादी के समय जोश और खरोश लाने के लिए, भारतीयों में, युवाओं में जोश जगाने के लिए, ताकि हम अंग्रेजों के साथ लड़ सकें, उस तरह की चीजों में शामिल रहा है। और उसके आजादी के बाद इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था, और जब भारत का संविधान बना और वो लागू किया गया तो उसमें ये हुआ कि इसमें कुछ जो पंक्तियां हैं, कुछ आगे के पैरे हैं, उनमें कई जो धार्मिक जातियां हैं या कई धर्म है दूसरे, उनको थोड़ी तकलीफ होती है। उनका मानना यह है कि उनकी भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो उस समय डिसीजन लिया गया और कमेटी बनी बाकायदा। और जानकारी के मुताबिक मुझे ये जानकारी है कि उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें थे, और उनकी भी सहमति इस बात को लेके थी कि इसका सिर्फ एक ही एजेंडा गाया जाएगा। बाकी आगे जो एजेंडे हैं उनमें बहुत बारीक चीजें हैं, उनमें कुछ देवी देवताओं की पूजा अर्चना और शीश झुकाने की बात है, जिसमें थोड़ा सा परहेज करता है मुस्लिम समाज, और सिख समाज भी करता है, वो भी किसी के सामने सर नहीं झुकाता। तो इस तरह की कोई भावना लोगों में ना आए और इस तरह का कोई टकराट ना हो, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 वर्ष पे वंदे मातरम का जश्न मना रही है, कभी सिक्के जारी कर रही है, कभी डाक टिकट जारी कर रही है, और अब पिछले दिनों आदेश ही जारी कर दिया। तो आदेश जारी करना, इस समय जारी करना, क्या उसके बिना कुछ काम रुके हुए थे क्या? क्या देश में कोई ऐसा काम था कि अगर ये नहीं होगा तो अगला कॉलेज का सेमेस्टर नहीं चल पाएगा, अगला बजट इतना उतावलापन क्यों है? तो इसके पीछे ये मकसद है कि अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और वेस्ट बंगाल में बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, और लगभग 30% वहां पे मुसलमानों का वोट है। तो उस वोट को थोड़ा छिन भिन करने के लिए, उसको आक्रोशित करने के लिए इस तरह का ऑर्डर आया है, ये सियासी लोगों का मानना है। इससे क्या होगा कि एक रिएक्शन वहां पे आएगा, हिंदू मुस्लिम की टकराहट बढ़ेगी, तलखी बढ़ेगी, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और उसका नुकसान जो मुख्य विपक्षी दल वहां पे है, ममता बनर्जी का, उसको नुकसान होगा। तो इस मकसद से इसको लाया गया है, ये कहना कई लोगों का है। इसका विरोध करने के लिए कई सिख संगठन भी आगे आए हैं। तमाम मुस्लिम संगठन जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी कहा है कि अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है या इसको वापस नहीं लेती है या इसका कोई समाधान नहीं निकालती है तो हम भी कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। दूसरा, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो जमायत उलेमा हिंद है उसके जो मदनी साहब हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे, और हो सकता है कि वो आंदोलन भी करें और आगे की रणनीति भी हो।
तो देश में आप इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनाना चाहते हैं इस समय पे, जहां देश में कई सारी जरूरी चीजें चल रही हैं। इतनी बड़ी डील अमेरिका की और भारत के साथ हुई है, उस पर कई जगह तनखी चल रही है। आज राहुल गांधी दिल्ली में 17 किसान संगठन से बैठक कर रहे हैं। पूरे देश का किसान समाज, पूरे देश का मजदूर संगठन सड़कों पे उतरे हुए हैं। और ऐसे में आप उनकी चिंता ना करते हुए, उनका निदान ना करते हुए आप जो है इस तरह के कानून लेके आ रहे हैं। तो देश में आप क्या चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है जी। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा या फिर गाया जाएगा, तो क्या राष्ट्रगान की अहमियत कम करने की भी कोशिश की जा रही है एक तरफ? क्योंकि देशभक्ति के तो बड़े गीत गाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप कह रहे हैं राष्ट्रगीत पहले बजेगा, राष्ट्रगान बाद में बजेगा, और सभी 6 छंद जो हैं वो गाने जरूरी होंगे। देखिए, इसमें हिमांशु अगर आप देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस चीज का विरोध होगा और फिर ये कोर्ट में लोग जाएंगे और उसके पीछे कई सारी चीजें होंगी। कोर्ट इस पर बैन भी लगा सकता है, कोर्ट इसको खारिज भी कर सकता है, कई सारी चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मकसद है कि हलचल पैदा करना चाहती है। वो तालाब में पत्थर फेंक के देख रही है कि इसका कितना रिएक्शन होगा। आपने देखा पीछे कि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी लाने की बात की और यूजीसी का भी इसी तरह ले आए और वो कोर्ट में जाके अटक गया। तो भारतीय जनता पार्टी उसको तह तक पहुंचाने के लिए, उसको मकसद तक पहुंचाने के लिए कोई चीज नहीं करती है। वो सिर्फ एक हलचल पैदा करती है ताकि हलचल पैदा हो जाए और जहां पर चुनाव है वहां पर फायदा उनको मिल जाए। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो 2 स्टेट हैं वो इस चीज से, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी हो। तो इसमें मुस्लिम बहुतायत में है और मुस्लिमों के ऊपर अटैक करना, इस तरह से उनको जो है प्रभावित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है ताकि चुनावी हथकंडे अपना के वो चुनाव जीत सके। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसका इतना बड़ा कोई फर्क पड़ेगा या इससे कोई बहुत बड़ी चीज होगी। जनगण मन पिछले 70 साल से गाया जा रहा है, चल रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जितना हम कानून जानते हैं, अगर जनगण मन में भी अगर आप खड़े नहीं होते हैं, जनगण मन बजता है, आप खड़े नहीं होते, तो कोर्ट ने भी कहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे, आप जो है जनगण मन पे खड़े नहीं हुए इसलिए आप देशद्रोही हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है। जब तक आपका कोई दूसरे कारनामे इस तरह के ना हो, आपको देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता। तो लेकिन ये क्या है कि एक नूरा कुश्ती कर लो और राजनीतिक और सियासी हथकंडे अपना लो और उससे चुनाव जीत लो, इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विश्वास करती है। वो धरातल पे कोई अच्छी चीजों को लाना, कोई दूसरी चीजों को लाना, उससे थोड़ा परहेज करती है। आपको पता है हिमांशु जी कि पूरे भारत में लगभग 90 करोड़ स्कूल, 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। वो और 2.5 करोड़ के लगभग बच्चे गायब हैं उन स्कूलों के। तो कहाँ लापता हो गए वो बच्चे, कहाँ चले गए? क्या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, या उनमें से कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में चले गए? उस पर भी ध्यान दे रही है क्या सरकार? सरकार उन चीजों पर ध्यान नहीं देगी। सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी क्योंकि इससे उनको सियासी फायदे और नफे नुकसान है, इसलिए इस पर फायदे पे दे रही है। वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या किसी दूसरी चीजों पर इतना ध्यान नहीं दे रही है जितना इस तरह की चीजों पे दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे नागरिक जो है उनके लिए भी ये सोचनीय विषय है कि इस पर विचार करना चाहिए जी। अच्छा, गृह मंत्रालय आदेश लेकर तो आ गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई दंड या कानूनी प्रावधान नहीं है कि आप जो है अगर राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे या फिर आप खड़े नहीं होंगे तो आपको कुछ दंड दे दिया जाएगा, आपको कोई सजा दे दी जाएगी। तो एक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ही ये चीज लाई गई है, ये समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संसद में, क्योंकि चर्चा हो चुकी है, लेकिन संसद में वो चर्चा कितनी फलदायक रही, ये भी एक सवाल है। और दूसरा, जो संसद में हंगामा हो रहा है, अब तो कहा जा रहा है कि हरदीप पुरी जो मंत्री जी हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालांकि संसद तो अब जो है चलेगी नहीं उस दिन, और संसद के दूसरे पक्ष में पता चलेगा कि आखिरकार बजट सत्र में कि आखिरकार क्या इसका इंपैक्ट हुआ है। लेकिन सरकार के मंत्री फंस रहे हैं और सरकार जनता को सामाजिक तौर पर उलझा देने के लिए वंदे मातरम का गीत गा रही है।
नहीं, मैंने पहले ही जैसा कहा हिमांशु जी आपको कि देखिए भारत के साथ अमेरिका की डील हुई है, उस पर कोई बहुत सीरियस सरकार कुछ डिसीजन ले रही है या कुछ कर रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा धरातल पे। आप स्टील फाइल पे चीजें हो रही हैं। हरदीप पुरी जी का नाम राहुल गांधी ने लिया है, विपक्षी दल उस पर बात कर रहा है, उस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। और वो ऐसे समय में इस तरह के कानून ला रही है, इस तरह की चीजें बना रही है। और जैसा कि आपने कहा कि उस पर कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं आप जो है एक सौहार्द को हिलाने की, सौहार्द में हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मुस्लिमों में एक चहल पहल शुरू हो जाए और मुस्लिम कहीं ना कहीं इस पर भड़क जाए। और मुस्लिम जब इस तरह से भड़केगा तो हिंदुत्व भी जो फैला हुआ, जो हिंदुत्व वोट है जो फैला हुआ है अलग अलग पार्टियों में बट रहा है, वो एक जगह भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है जो वो उसी को लेके वो चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये मामले बहुत पीछे चले गए हैं, लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, वो इन चीजों को भी देखते हैं, लेकिन वो सवाल भी पूछते हैं। अब जो इन्हीं के जो प्रशंसक थे, इन्हीं के वोटर थे, इन्हीं के सपोर्टर थे, अब वो भी हरदीप पुरी के मामले पे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये तो जवाब उनको भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप छोटा सा एक मी टू का मामला आते ही एमजे अकबर को तत्काल हटा सकते हैं, तो स्टीम फाइल में नाम आने से और वो खुद मंत्री के कबूल करने से कि वो 4 बार मिले हैं, तो आप मंत्री को क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि आप जानते हैं कि एक मंत्री को हटाने से और लाइन लगेगी, दूसरे कई मामले हैं जिसपे आप हटाते ही नहीं है, आप इस्तीफा नहीं लेते हैं। आपने देखा उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ कितनी मोर्चेबंदी, कितनी सारी चीजें हुई और सीएम आज भी बने हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामलों को आगे नहीं लाती है, उस पर कोई सोच विचार नहीं करती है। ये सिर्फ धूरा कुश्ती में विश्वास रखती है चुनाव जीतने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये नूरा कुश्ती कहीं देश पर भारी तो नहीं पड़ रही है? हमारे जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, संसद के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम मिडिल क्लास को दबा नहीं रहे हैं, उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन टैक्स का बोझ उनके ऊपर है। और जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, क्या इसे बोझ की तरह और इसके प्रताड़ना के तौर पर इसे नहीं देखा जाएगा? निर्मला सीतारमण जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम मिडिल क्लास को दबा नहीं रहे हैं, लेकिन खून तो उसी का चूसा जा रहा है ना। क्योंकि जो निचला तबका है आप उसे राशन दे देंगे, आप तमाम सुविधाएं दे देंगे, जो अपर क्लास है उसको बैंक से जो है लोन मिल जाएगा, वो माफ, और वो अगर वापस नहीं करेगा तो वो माफ भी हो जाएगा। तो जो बीच में फंसा है दबा तो उसे ही रहे, और उसी उसी को लेकर संवेदना तक नहीं है आपके मन में। और आप कह रहे हैं संसद के अंदर कि हम उन्हें दबा थोड़ी ना रहे, उन्हें परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं। तो ये जो महंगाई बढ़ी है या तमाम चीजें उन पर लाद, इसको किस तरह से देखेंगे सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें इस बजट में कोई खास उत्साह हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो और चाहे निम्न स्तरीय परिवार हो। महंगाई जिस तरह से अपने चरम पे है, उससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय अधिक परेशान है, किसान परेशान है, किसान को अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर परेशान है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। और आप अगर वित्त मंत्री की बात करते हैं तो यही वित्त मंत्री थी कि जब प्याज की महंगाई या दूसरी महंगाई की बात की थी तो इन्होंने सदन में कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। आज वो ये भी कह सकती हैं कि भाई मुझे तो कोई बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, और जो भी है, अगर महंगाई की बात, पेट्रोल की बात आप करें तो मैं तो पेट्रोल लेती ही नहीं हूँ, मुझे तो सरकारी गाड़ी मिली हुई है और वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बैटरी से चलती है, तो मुझे तो पेट्रोल से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड बताने लगेंगे। और मंत्री नितिन गडकरी जी वो अपने नए घर का शुभारंभ कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इतना भव्य उन्होंने घर बनवाया है, उसी को देखकर ये जनता खुश रहे, ये लोग यही चाहते हैं। नहीं देखिए, घर तो प्रधानमंत्री जी ने भी बनवाया, आज प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं अपने राजमहल का, और प्रधानमंत्री जी ने पीएमओ हाउस का नाम बदल के कर्तव्य तीर्थ रख दिया है। अब वहां पे तीर्थ चलेंगे, क्योंकि तीर्थ हमारे देश में कम है, तीर्थों की बड़ी कमी हमारे यहाँ पड़ गई, तो एक नया तीर्थ बना है। तो ये तो ढकोसलेबाजी में, इन चीजों में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, और जनता उलझती भी है कि जनता को सरोकार ही नहीं है चीजों से। मैंने आपको पहले ही कहा, क्या जिस प्रकार से आप महंगाई की बात वित्त मंत्री कर रही हैं, चाहे आपने गडकरी का जिक्र किया, वो राष्ट्रीय राजमार्गों की और हाईवे की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी पीएम तीर्थ की बात करते हैं,
आप क्या एजुकेशन की बात भी करते हैं क्या? आप क्या हेल्थ की बात भी करते हैं क्या? आप क्या शिक्षा की बात करते हैं क्या? आप किसानों के विकास की बात भी करते हैं क्या? क्या आपके पास कोई रोड मैप है क्या महंगाई को कम करने का? इस पे आपको कोई बात नहीं करनी, विकास पे कोई बात नहीं करनी। ये पिछले 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड है कि पिछले 10 सालों में बिल्डिंग बनती नहीं है, पुल बनता नहीं है, बनते-बनते गिर जा रहा है। गुजरात में कितनी सारी घटनाएं हुई जहां पे पुलों के गिरने के, रोड धंसने के इतने बड़े-बड़े केस होते हैं। साफ तौर पे दिखाई देता है कि कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार अपनी सिर्फ पीठ थपथपाने पे लगी हुई है। वो सिर्फ मंदिर कर रही है। आप ये देखिए कि जितना बड़ा आपने अयोध्या में मंदिर बनाया है, जितना बड़ा आपने मूर्ति गुजरात में बनाई है पटेल जी की, ठीक है, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, होना चाहिए, लेकिन इसके ही परिप्रेक्ष्य में आपने कोई शिक्षा का बड़ा संस्थान बनाया है, आपने कोई एक बड़ा अस्पताल बनाया है, या नेहरू के बने हुए एम्स पे ही आप दबाव डालते रहेंगे दिल्ली में जो एम्स है? क्या दिल्ली में इस लेवल का आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना है गाजियाबाद में, उसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति जी आ गई प्राइवेट का। क्या सरकार नहीं इस स्थिति में है कि सरकार सोचे कि हम फ्री हेल्थ 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 की सुविधा लोगों को दें, हम फ्री एजुकेशन दें? ये तो सरकार के मामले हैं। जब आप इतना टैक्स जनता से लेते हैं, आप उनको फ्री हेल्थ और फ्री शिक्षा भी नहीं दे सकते, तो इतना टैक्स देने का मतलब क्या है जनता को? लेकिन जनता को है कि आप उसको स्कूलों से, कॉलेजों से और शिक्षा से दूर रखिए और उसको धार्मिक मामलों में उलझा के रखिए ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षा आपको सवाल पूछना और सोचना बताती है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप सवाल पूछेंगे, और आप अशिक्षित होंगे या शिक्षा में कमजोर होंगे तो आपकी हिम्मत सवाल पूछने की नहीं होगी। मुझे लगता है इसी फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इसीलिए वो इस तरह के मुद्दों को आगे लेके आती है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके और असली मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।